हेलो अरविंद, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो नीट एग्जाम में अब रह गए हैं 60 दिन। हमने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का डू और डाई चैप्टर्स ऑलरेडी बता दिया। अब हम आपको बायोलॉजी के डू और डाई टॉपिक्स, जो प्रीवियस ईयर टॉपिक्स हैं, जहां से प्रिसाइजली सवाल आते हैं। हम ये नहीं बोलेंगे कि तुम ये 10 चैप्टर कर लो। हर एक चैप्टर में कहां से कितना सवाल आता है और किस चैप्टर को किस प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, उसके हिसाब से ये वीडियो बनाया गया है। बट वीडियो शुरू करने से पहले एक सवाल जो बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर क्या हमें एडेड टॉपिक्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, ज्यादातर एडेड टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उससे सवाल आते हैं। जैसे कॉकरोच हो गया, फ्रॉग हो गया, इससे सवाल आते हैं, ठीक है। बट ऐसे टॉपिक जैसे न्यू प्लांट फैमिलीज जो है, ठीक है, इसको तुम नहीं पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने पिछले साल भी इसको बहुत जिम्मेदारी के साथ बताया था, इस साल ही बता रहे हैं। ये मालवेसी एस्ट्रे से नहीं आएगा ऐसे सवाल। अगर तुमको पढ़ना भी हो तो लास्ट में पढ़ना, ठीक है। बाकी तुमको मैम अभी एक एक टॉपिक बता देगी किसका क्या वेटेज है पूरे ग्राफ के साथ और किस प्रायोरिटी ऑर्डर में आपको करना चाहिए। और लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी है जो मैं बाद में आके वीडियो में करता हूं। तब तक आप समझिए कि कौन कौन से टॉपिक है, किस सीक्वेंस में करना है, किस चैप्टर को कितना तवज्जो देना है, ताकि आप नीट बायोलॉजी में कम से कम 320 नंबर ला पाए, बहुत कम मेहनत करके। तो पूरा वीडियो एंड तक आपको देखना है। लीजिए मैम, ओवर टू यू। तो जैसा आपको सर ने बताया कि चाहे आप अभी से शुरू कर रहे हैं, जीरो से शुरू कर रहे हैं या आप रिवीजन कर रहे हैं, इस टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। हम हर साल लास्ट में रिवीजन करते हैं, आप लोगों के साथ रिवीजन करते हैं, जिसमें आपको पता होता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक्स होते हैं जो एनटीए के फेवरेट होते हैं, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो काम आसान करने के लिए ग्राफ्स आपके सामने, हर चैप्टर में किस टॉपिक से पिछले 30 साल में किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं और कितने ज्यादा क्वेश्चन आए हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे अगर मैं सबसे पहले चैप्टर की बात करूं, द लिविंग वर्ल्ड, तो हमें पता है एक या दो क्वेश्चन आ जाता है उस टॉपिक से। 2024 की बात करूं तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया था द लिविंग वर्ल्ड से। तो उससे हमें पता चलता है पैटर्न कि क्या पढ़ के जाना है और क्या हम छोड़ के जा सकते हैं। दो टॉपिक है उसमें, डाइवर्सिटी और टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। इसमें एडेड टॉपिक व्हाट इज लिविंग पढ़ के जाना है बेटा। अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो व्हाट इज लिविंग एडेड टॉपिक में है, करेंगे तो करके जाएंगे। वैसे आप इस चैप्टर से कम क्वेश्चंस ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन आता है तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी से ज्यादा आता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। दूसरा चैप्टर अपना बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, हर साल दो क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। मोनेरा से और वायरस वाले पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और कुछ पढ़ के जाओ या ना पढ़ के जाओ, वायरस जरूर पढ़ के जाना, बिना छोड़े, बिना एक भी साल को छोड़े। हर साल साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन, वायरस किसने डिस्कवर किया था, वो बिजर्निका और टियोडीनर, वो सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। प्लांट किंगडम की अगर मैं बात करूं तो प्लांट किंगडम में भी आपको जो एडेड टॉपिक है विच इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, वो पढ़ के जाना है ना। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन छोड़ना नहीं है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको बिल्कुल पढ़ के जाना है। बाकी आपके पास ये जो सारे डिविजन है, इसमें से एल्गी और जिम्नोस्पर्म में ज्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं। एंजियोस्पर्म में यहाँ से कम आते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म के क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो पूछ लेते हैं, तो वो यहाँ पे आपसे नहीं पूछेंगे, पर ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको आना चाहिए। अगला चैप्टर अपने चलते हैं एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का जो पहला हिस्सा है, जो छोटा सा हिस्सा है, जिसमें सारे बेसिस आपको बता रखे हैं। अब यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखोगे तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से कम क्वेश्चन है, पर ट्रिक पता क्या है, पूछते वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, एग्जाम्पल्स वो यहाँ से ले लेते हैं। पूछेंगे वो सिलोम के बारे में, जो कि इतने से टॉपिक में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जाम्पल आपको एनेलिडा का आना चाहिए। तो इस चैप्टर को जब भी पढ़ो या जब भी रिवाइज करो, क्या करना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ज्यादा डिटेल में पढ़ना, और यहाँ पर जो भी आपको 11 फाइलम दे रखे हैं उनके एग्जाम्पल पढ़ना, ताकि एग्जाम्पल से आप इनको सॉल्व कर सको, और एक यूनिक फीचर पढ़ जाना बस। एनिमल किंगडम का कोई भी क्वेश्चन इस चीज से बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखें अगला चैप्टर अपने पास कौन सा आ रहा है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन पढ़ के जाना है। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, ये आएगा, ये आपको छोड़ना नहीं है। जितनी भी मॉडिफिकेशन है बेटा, चाहे वो स्टेम की है, रूट की है या लीफ की है, आपको आनी चाहिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्लावर पे है, और फैमिलीज आपको सर ने बता दिया है। सर ने पिछले साल भी आपको बोला था नहीं पढ़ के जानी, आप छोड़ सकते हो एडेड फैमिलीज जो आपकी लिखी हुई है सिलेबस में, नहीं पूछी जाएंगी। फिर भी आपका मन नहीं मानता तो लास्ट में पढ़ लेना उसको, ठीक है। अगला चैप्टर देखो आपका एनाटॉमी। तो एनाटॉमी में जो टिश्यू, जो पहला टॉपिक है आपके पास सिंपल परमानेंट टिश्यू वाला, वो आपको डेफिनेटली पढ़ के जाना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो जो आप टीएस सेक्शन पढ़ते हो ना, डाइकोट स्टेम का, मोनोकोट स्टेम का, डाइकोट रूट का, मोनोकोट रूट का, क्वेश्चन वहीं से आते हैं, क्वेश्चन एनाटॉमी से आते हैं, आप देख सकते हो। और कैसे पढ़ के जाओगे, डायग्राम से।
उनके सारे डायग्राम्स देख के जाना ताकि आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सको। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड आपके पास आएंगे। अगला चैप्टर अपने पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, दैट इज एनिमल टिश्यू। अगर आप अपनी न्यू एनसीईआरटी उठा के देखेंगे तो इस चैप्टर में सिर्फ फ्रॉग है और कुछ भी नहीं है। तो क्या एनिमल टिश्यू नहीं पढ़ना है? जो एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस टिश्यू है वो नहीं पढ़ने, वो डेफिनेटली पढ़ने हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से आएंगे। वो जो 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपके पास है बेटा, उनसे पक्का एक क्वेश्चन आएगा। देखो मेरी बात सुनो, इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। उस 2 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन तो इसी में से होगा जो किसी टिश्यू का पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ऑल्टरनेट हो सकता है, या कॉकरोच का होगा या फ्रॉग का होगा। बहुत बच्चे पिछली बार भी कॉकरोच नहीं पढ़ के गए थे, क्वेश्चन आया था, इस बार भी आएगा। तो छोड़ना नहीं है आपको, कॉकरोच या फ्रॉग में से कुछ एक से पूछेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन होगा और एक आएगा टिश्यू का। ठीक है, अगला देखें अपने, तो अगले अपने पास होगी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट आपकी, जिसमें सेल और सेल साइकिल आ जाता है। बहुत अच्छी वेटेज रखती है ये यूनिट और बहुत सिंपल यूनिट है। सेल में तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से डिलीट हुआ हो, ना ही सेल साइकिल में ऐसा है। सेल में मेजरली क्वेश्चन देखो यूकैरियोटिक सेल के, क्योंकि ऑर्गेनल से क्वेश्चन आता है। और हाँ एक चीज, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो आप एक बार भी पीवाईक्यू उठा के देखोगे ना, आपको वो टॉपिक समझ में आ जाएंगे जहां से क्वेश्चन आता है। तो सेल में जो क्वेश्चन है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से हर साल है। पैटर्न देखना, हर साल है, एक बार भी ऐसा नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ना आया हो। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसमें बिल्कुल मत छोड़ के जाना। सिमिलरली सेल साइकिल में क्रोमोसोम डीएनए वाला क्वेश्चन, जो न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन होता है, आपसे पूछा जाता है कि क्रोमोसोम नंबर डबल कब होगा, डीएनए डबल कब होगा, गैमेट में कितना डीएनए कंटेंट है, कितना क्रोमोसोमल कंटेंट है। तो वो वाला जो क्वेश्चन है वो आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके सिवा जो डिफरेंस है माइटोसिस मियोसिस वाला, वहां से क्वेश्चन आता है। सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इन दोनों चैप्टर के लिए तो मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ, बस पीवाईक्यू कर जाना। पीवाईक्यू में ना 10 क्वेश्चन आपको रिपीट होते दिखेंगे बार बार। एक बार भी हमारे ही इस वीडियो आनंद मिनी चैनल पे आपको पीवाईक्यूज मिलेंगे इन दोनों चैप्टर के। उसमें मैंने 10 क्वेश्चन मार कर रखे जो बार बार रिपीट होते हैं। तो वहीं से अगर आपने उन टॉपिक्स को भी रिवाइज कर लिया तो आपका काम आसानी से, बहुत आसानी से चल जाएगा। अगला चैप्टर अपने देखें बायोमोलिक्यूल, जो बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं आपको देखो एक चीज बता रही हूँ, इस चैप्टर में क्या करके जाना, एक तो टेबल्स, सारे के सारे टेबल्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने। पक्का हर बार ऐसा होता है कि एक ना एक क्वेश्चन उसी टेबल में से फंस जाता है। या तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट के टेबल से क्वेश्चन आता है, या प्रोटीन के कॉम्पोजिशन वाले टेबल से क्वेश्चन आ जाता है, या केमिकल कॉम्पोजिशन से आ जाता है। और जो दूसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है वो आता है एंजाइम से। एक क्वेश्चन एंजाइम का आएगा, एक टेबल से आएगा, मैक्सिमम काम आपका चल जाएगा। फिर भी अगर आपको सारे पॉलीमर्स नहीं याद हो रहे तो पॉलीसेकेराइड जरूर पढ़ के जाना, जिसमें क्वेश्चन आएगा होमो और हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स पे। तो यूनिट पूछेंगे मोनोमर वाली और क्वेश्चन होगा पॉलीसेकेराइड से। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर अपने पास आ रही है प्लांट फिजियोलॉजी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सबसे ज्यादा वेटेज रख रही है 11th में, उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी रखती है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन, तीनों चैप्टर अपने को करके जाने। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एनसीईआरटी से डिलीट हुआ हो। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में तो कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा पढ़ के जाना है। इनमें क्वेश्चन देखो, एक तो वो वाले आ जाएंगे जिनमें आपको एटीपी कैलकुलेट करना आना चाहिए, तो वो वाली चीज इन दोनों में अच्छे से करके जाना है ना। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में क्रेब से एक क्वेश्चन आ जाता है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा ये ग्राफ दे रखा है, सबसे ज्यादा वेटेज है। इसमें अगर क्वेश्चन आता है ना तो वो भी क्रेब साइकिल से सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना। फोटोसिंथेसिस में साइंटिस्ट जरूर पढ़ के जाना, साइंटिस्ट जरूर पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में बन जाता है, और इसका जो आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दे रखा है जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वहां पर क्वेश्चन आ जाता है। और एक आपको दिख रहा है C4 पाथवे, तो इधर मैंने आपको बता दिया C4 पाथवे, और इधर क्रेब साइकिल अच्छे से करके जाना। ग्लाइकोलिसिस का अगर क्वेश्चन आएगा तो हेक्सोकाइनेज पे आएगा। रिपीटेड पैटर्न्स है, फिर से मैं कह रही हूँ पीवाईक्यू जरूर देख लेना, क्योंकि वहीं से आपको ये सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स के बारे में पता चलता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में फोटो पीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन, सीड डोरमेंसी, ये हट चुका है, ये नहीं करना है, कहीं भी एडेड टॉपिक में नहीं है। तो क्या करना है, पहले ग्रोथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ, अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। ये चैप्टर में अगर इनिशियल पोर्शन याद नहीं भी करोगे या छोड़ के चले जाओगे तो वहां से वैसे भी चांसेस कम है क्वेश्चन आने के, लेकिन एक क्वेश्चन जो आता ही आता है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से आता है, और वो जरूर आता है। तो जो 5 हॉर्मोन्स आपके ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन, साइटोकिनिन और आपका एब्सिसिक एसिड, वो आपको अच्छे से आना चाहिए, बहुत अच्छे से आना चाहिए। आप ऑलरेडी देख लो, बाकियों से क्वेश्चन आया ही नहीं हुआ है, क्वेश्चन आता है तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर से ही आता है। अगर आपने वो कर लिया तो चैप्टर आपका हो गया। फिर अपने पास आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी अच्छे से करके जानी है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए। जैसे अगर मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज की बात करूं तो मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म है कितना सा टॉपिक, 2 ही तो चीजें पढ़नी है, कब वॉल्यूम बढ़ेगा और कब वॉल्यूम कम होगा, उसी पर क्वेश्चन आता है। दूसरा उसमें वो क्वेश्चन आ जाता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर कितना है, तो वो चीज, वो टेबल आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। और डिसऑर्डर्स बेटा, इस पे पहले भी बहुत बार आपको बताया जा चुका है,
पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या करना, सबके लास्ट पेज पे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं, वो जरूर पढ़ के जाना। एक क्वेश्चन डिसऑर्डर का पक्का आएगा, वो हर साल आया है, वो इस साल भी आएगा, वो जरूर आएगा। तो यहाँ पर भी डिसऑर्डर्स अच्छे से करके जाना। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, जिसमें ऑक्सीजन और CO2 के ट्रांसपोर्टेशन में एक फिक्स्ड क्वेश्चन है, आप PYQ की वीडियो देखना, आपको पता चलेगा। एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है कि कितना % ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कितना डिसॉल्व फॉर्म में। CO2 में भी सेम चीज पूछ रहे हैं कि कितना कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, कितना बाइकार्बोनेट, कितना डिसॉल्व फॉर्म में। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ये एक क्वेश्चन यहाँ करके जाना है, मैकेनिज्म करके जाना है, डिसऑर्डर करके जाना है, आपका निकल जाएगा चैप्टर में से आने वाला सारा क्वेश्चन। सर्कुलेशन की अगर मैं बात करूं तो ब्लड और सर्कुलेटरी पाथवेज, जिसमें आपको सारा सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन करके जाना है। कार्डियक साइकिल से क्वेश्चन आएगा, कार्डियक साइकिल आपको आनी चाहिए अच्छे से, उसको मत छोड़ के जाना, ठीक है। कार्डियक साइकिल आनी चाहिए, और डिसऑर्डर्स तो छोड़ने हैं ही नहीं, वो तो पूरी ह्यूमन फिजियोलॉजी का हमको अच्छे से करके जाना है। फिर एक्सक्रीशन की अगर अपने बात करें तो काउंटर करंट से क्वेश्चन आएगा, वो आपको पता होना चाहिए, वो कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और इस चैप्टर में जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, वो रेगुलेशन के आते हैं, जिसमें आपका रास सिस्टम, आपका ADH, आपका ANF, वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर आप PYQ उठा के देखोगे तो। नॉर्मली डिसऑर्डर्स हैं, पर यहाँ रेगुलेशन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसका रेगुलेशन बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना। देख रहे हो ग्राफ में कितना आ गया ये। और साथ में PCT का काम, DCT का काम, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स का काम और लूप ऑफ हेनरी का काम, फंक्शन और रेगुलेशन एक्सक्रीशन में जरूर करके जाना है, ठीक है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में देखने की जरूरत नहीं है, जॉइंट्स हर बार आता है और जॉइंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। मसल से अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है ना, तो वो मेजरली उसी पर आएगा, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे। जो अगर स्केलेटल सिस्टम से आएगा तो जॉइंट से आएगा। तो ये दोनों टॉपिक बिल्कुल छोड़ के मत जाना। स्केलेटल सिस्टम में जॉइंट्स की बहुत ज्यादा वेटेज है। अगर जॉइंट से नहीं आता ना इसमें क्वेश्चन, तो डिसऑर्डर से आ जाता है। तो ये लास्ट के 2 पेज है आपके एनसीईआरटी में, लोकोमोशन वाले चैप्टर में जरूर करके जाना, और उन 2 पेज से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन निकल जाएंगे। न्यूरल और केमिकल की मैं बात करूं तो न्यूरल अब छोटा हो चुका है। लास्ट में आई और ईयर नहीं करना, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, पक्का क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें से। केमिकल तो पूरा है, वो तो आपको करना ही है। केमिकल में हार्मोन से क्वेश्चन आता है बेटा, और हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर से क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन डिसऑर्डर्स बेस्ड है। अगर आप इसके PYQ करोगे तो वही हाइपो से क्या हो रहा है और हाइपर सिक्रीशन से क्या हो रहा है, वो जरूर अच्छे से देख के जाना, और सारी ग्लैंड्स की सिक्रीशन देख के जाना। बाकी न्यूरल में क्वेश्चन वो आपके कंडक्शन वाले पोर्शन से आता है ना, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वाले पोर्शन से आता है, और बाकी इसमें उतने डिसऑर्डर्स आपको याद नहीं रखने, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी 11th। आई होप आपको 11th में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और पढ़ के जाना है, समझ में आ गया होगा। 12th पे चलते हैं। 12th ज्यादा छोटी भी है, ज्यादा आसान भी है, और ज्यादा मार्क्स देने वाले भी आपको। बायोटेक्नोलॉजी तो बहुत छोटे चैप्टर है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं, 7 भी आ जाते हैं कभी कभी अगर आप 2022 वाला पेपर देखोगे तो। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन मेजर वेटेज वहां से आ रही है आपके पास, तो कम चैप्टर लेकिन ज्यादा वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगी। सबसे पहला चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ कट नहीं हुआ है, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है। और इसमें ज्यादातर क्वेश्चन किससे आएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस से। तो फर्टिलाइजेशन से पहले वो पोलन ग्रेन बनने वाला पूरा पोर्शन और एम्ब्रियो सैक बनने वाला पूरा पोर्शन क्वेश्चन आता है, तो मेजरली वहां से आता है। उस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ के जाओगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें ग्राफ में भी अच्छे से देख सकते हो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको किसमें मिल रहे हैं, हार्मोन वाले पोर्शन में। हार्मोन और मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहां से देखने को मिल जाएंगे। बाकी तो मोर और लेस इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। रिप्रोडक्टिव हेल्थ बहुत छोटा सा चैप्टर, 1-2 क्वेश्चन आ ही रहा है और बहुत बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपसे। और इसमें क्वेश्चन आता है किस पे, आपके बर्थ कंट्रोल पे, बर्थ कंट्रोल और एसटीडीज, बर्थ कंट्रोल और आपके पास एसटीडीज, इन पोर्शन से क्वेश्चन। एसटीडी से हर साल ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन देखा गया है, और कई बार ये क्या करते हैं, कई बार नहीं, मैक्सिमम आप देखना रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जब क्वेश्चन आएगा ना, मैच द फॉलोइंग में आएगा, जिसमें ये एक एसटीडी का मैच करवाएंगे आपसे और एक आईयूडी का मैच करवाएंगे आपसे। तो बर्थ कंट्रोल में आईयूडीज बहुत ज्यादा रिपीटेडली पूछी जाती हैं और एसटीडीज आपसे पूछी जाती हैं। ये चैप्टर आपका हो जाता है। फिर अपने पास शुरू होती है जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कर जाओ या ये मत करके जाओ, क्योंकि वो पूरे ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन, इन तीनों को तो आपको बहुत थोरली करना है, क्योंकि आप न्यूमेरिकल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और किसी भी एरिया से, किसी भी लाइन से असर्शन रीजन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 कॉन्सेप्चुअल चैप्टर में कोई भी ऐसे टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ के जाएंगे। पढ़ना आपको सब अच्छे से है, पर अगर आप इस पैटर्न को थोड़ा सा देखते हो तो जेनेटिक डिसऑर्डर से ज्यादा क्वेश्चन आपको मिले हुए हैं। वो जो लास्ट के 3 पेज है जिसमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आपके पास है, पेडिग्री एनालिसिस आप कह सकते हो, वो आपको आना चाहिए। उससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपको आनी चाहिए। मॉलिक्यूलर बेसिस में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन ट्रांसक्रिप्शन पे देखने को मिले, और जो इनिशियली डीएनए के बारे में बताया हुआ है उससे देखने को मिले।
रेगुलेशन से भी खूब क्वेश्चन देखने को मिले। इन चैप्टर्स में कुछ मत छोड़ के जाना बेटा, ये करोगे तो पूरा अच्छे से डिटेल में करके जाओगे। सिमिलरली एवोल्यूशन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये टॉपिक कर लिया और ये छोड़ दिया, वो तो पूरे फ्लो में चैप्टर और सारी थ्योरीज आपको समझनी होगी। हाँ, हार्डी विनबर्ग अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि हार्डी विनबर्ग में एक पैटर्न नोटिस किया गया है कि ये एक ईयर छोड़ के आ ही जाता है, या थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा, या मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, या न्यूमेरिकल में आ जाएगा। तो ये तो आपको अच्छे से करना ही है। और जो सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर में, एविडेंसेस वाला, होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन, ये तो बिना बिना नागा के हर साल आता है। होमोलोगस एनालोगस ऑर्गन 2 पैराग्राफ का एक टॉपिक है और हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है, हर साल इससे क्वेश्चन आ रहा है। तो कुछ कुछ तो फेवरेट एरिया है एनटीए के जो आपको पता होने चाहिए। ये करना है आपको अच्छे से, हार्डी विनबर्ग करना है आपको अच्छे से, और बाकी देखो ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज पे आ जाए तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जो इनिशियली आपको डिसीजेस दे रखी हैं, अगर आप 30 डेज देखेंगे तो एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल में सारी डिसीजेस और उनको करने वाले पैथोजेंस लिखे हुए हैं। वो 2 पेज का अगर आप टेबल कर लेते हो तो ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे यहाँ से। दूसरा ऑफ कोर्स क्वेश्चन आएगा तो इम्यूनिटी से आएगा, और ड्रग से तो एवरी ईयर है, ड्रग से तो एवरी ईयर एक क्वेश्चन है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है ही। इम्यूनिटी पता होनी चाहिए और ड्रग्स के बारे में पता होना चाहिए। माइक्रोब्स, जो एक पैराग्राफ दे रखा है माइक्रोब्स में, आपको याद है, इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, जिसमें स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन की बात की हुई है। आप माइक्रो पढ़ते हो, पहला टॉपिक आपके पास कौन सा होता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट, दूसरा कौन सा होता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। उस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अल्कोहल है, एंटीबायोटिक है, और एक तीसरी हेडिंग है अपनी एनसीईआरटी में देखना, इंपॉर्टेंट बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, केमिकल्स, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। उसका भी एक लास्ट पैराग्राफ है जिसमें 2 मॉलिक्यूल की बात की हुई है, स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। और पीवाईक्यू उठा के देखना, हर साल स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन से क्वेश्चन है, पिछले 10 साल लगातार देखना स्टैटिन और साइक्लोस्पोरिन से क्वेश्चन। तो एक पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ 4 मार्क्स गारंटी कर रहा है, और यहां से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और सबसे ज्यादा आप देख भी सकते हो कि यहीं से क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। ये अपनी दोनों बायोटेक्नोलॉजी होगी। बायोटेक्नोलॉजी में अगर क्वेश्चन आएगा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आएगा, तभी इन्होंने टूल्स लिखे हुए बेटा। या तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, याद है आपको कि E-COR1 कहां पर कट करता है, GAA-TTC। हर एक साल छोड़ के GAA-TTC पे क्वेश्चन है, पीवाईक्यू उठा के देखना, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है टूल्स। एक इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा PBR 322 पे, वो पक्का आपको 1-2 साल छोड़ के मिल ही जाता है, वो वाला क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो कुल मिला के जो टूल्स है ना, जिनमें वेक्टर की बात की हुई है और एंजाइम की बात की हुई है, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और एप्लीकेशन में इंसुलिन वाला क्वेश्चन, मेडिसिन में आएगा तो इंसुलिन जीन थेरेपी वाला क्वेश्चन आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा तो बीटी कॉटन वाला आएगा। एथिकल इश्यू से नहीं पूछा जाता इतना क्वेश्चन, एंड वाले हिस्से से कम क्वेश्चन आता है, पर जीन थेरेपी, स्किड, एडीए एंजाइम वाला जो लिखा हुआ है, 2 पैराग्राफ है मेडिसिन में, 2 पैराग्राफ है एग्रीकल्चर में, और सीधे सीधे क्वेश्चन वहां से आपको मिल जाएंगे। देखो एग्रीकल्चर और मेडिसिन की लगभग सेम वेटेज आपको देखने को मिल जाती है। बीटी कॉटन पे तो पक्का एक क्वेश्चन आ ही जाता है। फिर अपने पास लास्ट है इकोलॉजी वाली यूनिट। इकोलॉजी वाली यूनिट में अब सिर्फ एनसीईआरटी में पॉपुलेशन है, लेकिन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट, वो भी आपको पढ़ना है, वो भी आपको पढ़ना है। जो पहली एनसीईआरटी में दिया हुआ था वो आपको अच्छे से आना चाहिए। इस हिस्से से अगर मैं आपको बताऊं क्वेश्चन कहां से आएगा, तो क्वेश्चन अडेप्टेशन से आएगा। क्वेश्चन अडेप्टेशन में आएगा, जिसमें आप फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल और बायोकेमिकल अडेप्टेशंस पढ़ते हो, वहां से क्वेश्चन आता है। या फिर क्वेश्चन आता है कि रेगुलेटर ज्यादा मिलेंगे या कन्फर्मर ज्यादा मिलेंगे, वो वाला जो हिस्सा लिखा हुआ है ना, वहां से क्वेश्चन आता है। इन्हीं दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आएगा, पर आपको वो क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। और ये खत्म होने के बाद पॉपुलेशन शुरू हो जाता है। वो तो एक ही टॉपिक है तो इसीलिए वो एक ही लाइन बना रखी है, पर पॉपुलेशन में भी क्वेश्चन कहां से आता है, नेटैलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। अच्छा, डेंसिटी की बात हो रही है ना पॉपुलेशन में, डेंसिटी की बात हो रही है, एक तो वहां से क्वेश्चन आता है क्योंकि वहां फॉर्मूलाज दे रखे हैं। फिर 2 ग्रोथ के मॉडल्स दे रखे हैं, लॉजिस्टिक और एक्सपोनेंशियल, वहां से क्वेश्चन आता है, वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और पॉपुलेशन इंटरैक्शन, एक क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरैक्शन से आएगा, उसमें भी प्रोबेबिलिटी कंपटीशन से पूछे जाने की ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे 3-4 थ्योरीज दे रखी हैं, गॉस की थ्योरी है, मैक आर्थर है, कॉर्नेल है, तो वहां से क्वेश्चन जरूर आ जाता है। तो उनमें आपको कंपटीशन अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इकोसिस्टम में डिकम्पोजिशन और इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स और डिकम्पोजिशन दोनों इंपॉर्टेंट है। वैसे तो देखो फ्लो में 3 ही चीजें आ रही हैं इस चैप्टर में। सक्सेशन अब आपको नहीं करना, जो आपकी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है वो आपको नहीं करनी, बिल्कुल आराम से उसको छोड़ के जाओ। एनवायरमेंटल इशू पूरा चैप्टर ही आपको नहीं करना है, लेकिन इकोसिस्टम में ये जो 4 चीजें आपको बताई जाती है, इसमें पिरामिड्स और डिकम्पोजिशन से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
लास्ट चैप्टर जो आपका बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पूरा रटने वाला चैप्टर है। पहले बताएंगे डाइवर्सिटी के बारे में और फिर उसको क्यों कंजर्व करना है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन इन सीटू एक्स सीटू वाला पक्का आएगा, इन सीटू और एक्स सीटू वाला पक्का आएगा, जिसमें आपको चूज करना होता है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर इन सीटू एंड हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स सीटू। वो वाला क्वेश्चन एक पक्का मिल जाएगा। ब्रॉड नैरो यूटिलिटेरियन में से क्वेश्चन आ जाता है इसके अंदर। और एक क्वेश्चन आपने नोटिस किया होगा हर 2 साल में जो रिपीट होता है, ट्रॉपिकल की इंपॉर्टेंस, कि क्यों ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल रही है। वो 3 पॉइंट्स एनसीईआरटी ने दिए हुए हैं, उसमें से 2 आपको ऑप्शन में मिलते हैं और ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है पीवाईक्यू में, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है पीवाईक्यू में। वो एक छोटा सा पैराग्राफ है जहां पे ट्रॉपिकल की इंपॉर्टेंस आपको बता रखी है, ठीक है। कभी कभी अगर हो जाए तो जैसे मैंने लास्ट 6 ईयर के पैटर्न में नोटिस किया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट वाला जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप का कर्व है, अगर आता है तो वो कर्व आता है, उससे ज्यादा इस चैप्टर में कर्व नहीं पूछा जाता। तो या तो कंजर्वेशन से पूछेंगे या ट्रॉपिकल वाले एरिया से पूछेंगे या फिर वो एक ग्राफ आएगा अगर आएगा तो, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चलता है क्या क्या हाईलाइट हैं किसी भी चैप्टर के और क्या क्या हाईलाइट्स आपको आने चाहिए एक सेफ स्कोर तक पहुंचने के लिए। इतनी चीजें भी अगर आपने इन चैप्टर में मोटी मोटी कर ली ना तो 320 तो यहीं पर गारंटी हो जाता है। आप कितनी बार भी पीवाईक्यू उठा के देखो, यही टॉपिक्स घूम घूम के दोबारा आ रहे होते हैं और अक्सर हम उन टॉपिक्स में पढ़े रहते हैं जहां से क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं। तो आई होप आपको अपने हाईलाइटेड टॉपिक्स यहाँ पे सारे समझ में आ गए होंगे, जिन्हें आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स भी कह सकते हैं, जिन्हें सर फैक्ट्स की फॉर्म में आपको लास्ट में दोबारा रिवाइज करवाते भी हैं इसी चैनल पे। तो आ जाइए सर। तो देखो इन शॉर्ट देखोगे, क्योंकि पहला चीज कि आप लास्ट के 10 साल के पीवाईक्यूज को आप स्किप नहीं कर सकते, जैसे मैम ने ऑलरेडी आपको बताया, ठीक है। और कुछ चीज इसमें नोटिस करना कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं ना जहाँ पे सेम तरह के सवाल आए हुए हैं, है ना। जैसे आप देखोगे तुम्हारे कुछ बहुत एकदम लल्लू लल्लू चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर तुमने सिर्फ वायरस वायरॉइड प्रायोन्स पढ़ लिया, एक सवाल तो आ ही रहा है, 4 नंबर वहीं गए, ठीक है। और तुमने ये मोनेरा वाला पार्ट कर लिया जहाँ पे भी तुम्हारा हेलोफाइल्स जहाँ है ये है वो पूरा आ गया, तो यहाँ से तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। दूसरा, एनिमल किंगडम से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे एकदम सवाल आ जाता है। एनिमल किंगडम वैसे थोड़ा वास्ट है, बट अगर इसके सिर्फ तुम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और सिर्फ एग्जाम्पल कर लिए और डायरेक्ट सवाल आते हैं। एक्चुअली रट्टाफिकेशन टॉपिक से फायदे ये हैं कि इसमें तुम गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे फिर तीसरा तुमने प्लांट मॉर्फो के सिर्फ एग्जांपल कर लिए, खास करके फ्लावर वाले पोर्शन थे, एस्टिवेशन वेस्टिवेशन के सारे। तो अगर तुमने प्लांट मॉर्फो के एग्जांपल कर लिए, ठीक है, प्लांट मॉर्फो से हर साल 3 से 4 सवाल आता है और इन सवालों में आप गलती नहीं कर सकते हो, या तो आपको आता है या नहीं आता। यहाँ पे आ गया। फिर आप यहाँ पे आ जाओगे कि सेल में भी एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, न्यूक्लियस, एज इट इज सवाल, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, एक ही सवाल आता है। सिंगर निकोलसन वही आ रहा है बार बार। दूसरा, सेल साइकिल की बात करोगे, सेल साइकिल में तुमको मियोसिस 1 हर बार आया है, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पैकेटीन, और सेम लाइन, कहां साइनेप्सिस है, कहां क्रॉसिंग ओवर है, कहां टर्मिनेशन ऑफ कैजमाटा है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम रटने पे आ जाओगे, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इतना मैं तो तुमको बता, मैं ऐसे लल्लू बता रहा हूं जहां से 200% सवाल आएगा और जहां तुम 1% भी गलती नहीं कर सकते हो, ठीक है। आएगा आएगा, एग्जैक्टली। जॉइन। फिर तुम जेनेटिक सॉरी ह्यूमन फिजियो के सारे शिफ्ट डिसऑर्डर्स, 2 सवाल यहां से आना ही आना है। और सेम एनसीईआरटी लाइन पे हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, एम्फाइसेमा, तो ह्यूमन फिजियो डिसऑर्डर, मतलब तुमको एक एक लाइन में तुमको नंबर मिल रहा है, ठीक है। डिसऑर्डर्स हो गया। फिर तुमको यहाँ पे आ जाओ, अगर इस सब को बाकी सब चीज छोड़ भी दो, फिर यहाँ पे तुम रिप्रोडक्टिव हेल्थ कर लो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आईयूडी से तुमको सवाल आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आर्ट से तुमको सवाल आ जाता है, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। चलो, जेनेटिक्स में कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो सकते हैं, बट जेनेटिक्स का वेटेज आता है। बट अगर हम बेयर मिनिमम चले जाते हैं, फिर आ जाता है यहाँ पे। फिर तुम्हारा माइक्रोस, माइक्रोस में तो एक लाइन मत छोड़ना, और खास करके वो टेबल मत छोड़ देना जहां से लैक्टोबैसिलस वगैरह वाला, ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पोरम, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब लल्लू सा चैप्टर, हर साल 2 सवाल। मतलब माइक्रोब जैसे चैप्टर को पढ़ने में तुमको 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो तो भी अगर सर नहीं पढ़ रहे, एक पैराग्राफ एग्जैक्टली, तो तुम्हारा वहां नंबर बढ़ गया। लोग रोते हैं ना कि मतलब क्यों नंबर नहीं आता, ठीक। फिर तुम आ जाओ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, अगर मान लो छोड़ भी दो, प्रिंसिपल पे इसके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जैसे मैम ने बताया, G8 कहाँ है, किसका कौन सा साइट है, कौन कहाँ पे काटता है, एकदम कॉम्प्लिकेशन में घुसो ही मत, ठीक है। उसके बाद तुम एप्लीकेशन अच्छे से कर लो, एप्लीकेशन में बीटी कॉटन कर लो, इंसुलिन कर लो, आरएनए इंटरफेरेंस कर लो, एलाइजा टेस्ट कर लो, मतलब
4 लाइन का 15 मिनट का चैप्टर है, ठीक है। और उसके बाद तुम इकोलॉजी कर लो। इकोलॉजी में भी अगेन पॉपुलेशन इंटरेक्शन सवाल आता है, ठीक है। एग्जाम्पल है, मतलब तुम इन सब को भी अगर लिख लोगे ना तो मुश्किल से मुश्किल तुम्हारा 15 पेज का नोट्स होगा, ठीक है। तुम पीवाईक्यू सॉल्व करो, ठीक है। और उसके बाद तुम क्या करना, बायोलॉजी का कोई फुल सिलेबस टेस्ट देना, तुम्हारे 250 नंबर आएंगे, आराम से, ठीक। आराम से यही होते और, हैं और, और ये मैं इतना करने में ना तुमको 10 दिन का ही टाइम नहीं लगा। 10 दिन बहुत मेहनत करोगे तो मतलब आई थिंक टोटल जो है ये 10 घंटे का मैंने तुम्हें से बताया, ठीक है। इतना तो करो भाई पहले, उसके बाद फिर आप आगे कर सकते हो। तो हमने बेटा चीज बनाई इसीलिए कि हम बिल्कुल छोटे टाइम में, जैसे लिविंग वर्ल्ड जैसा चैप्टर है, व्हाट इज लिविंग, कहां से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी सवाल आता है, जहां से सवाल आता है, जहां से पीवाईक्यू होता है, उसके हिसाब से हमने एक कोर्स बनाया आपका जिसका नाम है प्रतिज्ञा बैच। और ये 60 दिन का क्रैश कोर्स जहां पे हमने इसी तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा, जिससे तुम अभी 0 लेवल से नहीं कुछ भी तो 500 नंबर, मतलब हम कराएंगे तुमको 650 नंबर का, बट तुम कम से कम 500 नंबर तो ला ही सकते हो। यहाँ पे देखो है ना, तो पूरा कोर्स तुम देखोगे, इसका पूरा शेड्यूल तुमको मिल जाएगा, रोज की क्लास, ठीक है। अगर मान लो तुमको नहीं है सर कि नहीं सर मेरे से फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं होगा, सिर्फ बायो कर लो नहीं, यहाँ पे पूरा बायो करा रहे हैं हम, जैसे पूरी बायो 45 दिन में कंप्लीट करा देंगे तुम्हारे विद इन 70 आवर्स, और एक सवाल उसके बियॉन्ड नहीं आएगा, मैं लिख के देता हूँ। तो मान लो तुमने 2 बार भी देख लिया तो वो, और जो चैप्टर मैंने बताया वो चैप्टर हमने पहले रखे, जैसे तुम शेड्यूल भी देखोगे यहाँ पे, तो तुम देखो जैसे मैंने बताया ना कि लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी क्लास में तुरंत रख दिया, एक दिन में करा दिया। फिर उसके बाद तुम देखो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन कराया। फिर देखो मैंने तुम्हारा यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम करा दिया। फिर उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव। तो मैंने उसी हिसाब से बनाया है तुम्हारा शेड्यूल, जो वेटेज वाले हैं तुरंत फटाफट करो, तुम्हारे नंबर बढ़े हैं तुरंत, ठीक है। एग्जैक्टली। तो अगर मान लो तुम फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं भी करते हो, मत करो, बायो तो कर लो भाई। बायो में तो 320 नंबर गारंटी, उसके बाद हम 10 साल का पीवाईक्यू करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम प्ले करेंगे, जितने साइंटिस्ट का नाम, जितना डेटा है सब करा देंगे। तो मतलब अगर आपने ये सीरीज फॉलो कर लिया, आपके बायोलॉजी में 340 नंबर गारंटीड है। और उसके बाद तुम फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा भी कर लो तो 500 नंबर तक तो तुम पहुंच जाओगे अगले 60 दिन में, अगर तुम स्मार्टली फॉलो करते हो। तो कुछ नहीं करना आपको, 1 मार्च से बैच स्टार्ट हो रहा है, आपको जाना है मेरे वेबसाइट army.in पे, प्रतिज्ञा बैच पे क्लिक करना है। 1999 का बैच है फॉर फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स। आप बाय नाउ पे क्लिक कीजिए और रेडी होके हमारे पास आ जाइए। कम टाइम में पूरी बायोलॉजी कराएंगे, बचा हुआ टाइम आप फिजिक्स और केमिस्ट्री को दीजिए और अपने नीट 2025 के स्कोर को इंप्रूव कीजिए। और फिजिक्स में भी हमारे पास धुरंधर टीचर है, एनकेसी सर पढ़ाने वाले हैं, नीरज चौधरी सर, मतलब जो बहुत टीचर्स को पढ़ाया उन्होंने, वो पढ़ाने वाले हैं आपको फिजिक्स। तो एक्सपीरियंस बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मैटर करेगा और हमारे एक्सपीरियंस की मदद से आपका टाइम बचेगा और इनफैक्ट आप जितना एफर्ट डाल रहे हैं उसका 5x आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ और आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना करें। इसका पीडीएफ बेटा आपको हम टेलीग्राम चैनल t.me/anand001 पे दे देंगे, ठीक है। तो कम से कम ये चैप्टर्स को आप पहले करो और हमारी बात पे भरोसा नहीं करना ना तो कुछ मत करो, कोई भी एक चैप्टर उठाओ और इसका पीवाईक्यू देखो, सिर्फ 10 साल का देख लो, बाकी तो छोड़ दो। देन यू विल रियलाइज कि व्हाट वी आर सेइंग एंड क्या इंपॉर्टेंस है पीवाईक्यू का। हम भटकते रहते हैं, हम गुमराह होते हैं, बट ये कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाए।